Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 6th science. Today we are going to study chapter 10, that is motion and measurement of distances. तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? मोशन. तो मोशन क्या है? सिंपली जो मूवमेंट्स होती हैं. एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. तो जो डिस्टेंस है जैसे आपके होम से आपके स्कूल तक का या पार्क तक का नियर बाय, सो दोनों के बीच में क्या गैप है, क्या डिस्टेंस है, सो वो कैसे मेजर करते हैं, ये सब हमें पढ़ना है. सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo's class about the places they had visited during the summer vacations. So पहेली और बूझो के क्लास के जो चिल्ड्रंस थे ना, उनके बीच में एक डिस्कशन चल रहा था. किस बारे में था वो डिस्कशन? कि वो तो समर वेकेशंस में कहाँ पर घूमने के लिए गए थे. Someone had gone to their native village by a train, then a bus and finally a bullock cart. तो कुछ लोग क्या था ना कि कैसे गए थे, अपने नेटिव विलेज पे गए थे. तो विलेज के लिए क्या था, पहले ट्रेन से गए, देन हाफ ऑफ द रूट उन्होंने बस से कवर किया एंड देन पूरा प्रॉपर विलेज तक पहुंचने के लिए बुलक कार्ट से जाना पड़ा. वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन. सो अभी कोई स्टूडेंट जो क्या था वो एरोप्लेन से गया. Another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle's boat. And कुछ ने क्या किया, अपने अंकल के साथ बोट पे जाके फिशिंग ट्रिप्स की. क्या किया? फिश को कैच करा. The teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. सो टीचर एक दिन उनको क्या बता रहे थे कि कैसे कुछ जो व्हीकल्स हैं वो मार्स क्या है, एक प्लैनेट है. सो उस प्लैनेट की जो सरफेस है वहाँ पर मूव करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं. These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. And वो व्हीकल मार्स तक कैसे जाते हैं, उनको लेके कौन जाता है? स्पेसक्राफ्ट. जैसे आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक कौन लेके जाता है? एरोप्लेन, ट्रेन या बस. वैसे ही ये वाले जो व्हीकल्स होते हैं ना, उनको कौन लेके जाता है? स्पेसक्राफ्ट. Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times. So उसी टाइम पे पहेली क्या स्टोरीज रीड कर रही थी एंशिएंट इंडिया की. सो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि अर्लियर टाइम्स में कैसे लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करते थे. क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों आया ना, कि उसने जब पढ़ा तो उसको लगा कि उस टाइम पे एरोप्लेन, ट्रेन और बसेस तो नहीं होते थे. फिर एंशिएंट इंडिया के लोग जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे जाते थे. सो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? Long ago, people did not have any means of transport. So ancient time पे क्या था, कोई means of transport नहीं थे. They used to move only on foot and carry goods on their back. So आप लोगों को सुन के बहुत सरप्राइजिंग लग रहा होगा ना कि पहले क्या था, सिर्फ वो पैदल ही चलते थे. और आजकल बहुत रेयर है, आप तो स्मॉल डिस्टेंस होता है उसको भी क्या चाहते हो, या तो बाइसिकल से या फिर आपको बाइक ही मिल जाए जाने के लिए. Later on, they began to use animals for transportation. So earlier क्या करते थे, वो पैदल चलते थे एंड जो भी गुड्स होता था उसको अपने बैग पे कैरी करते थे. बट कुछ टाइम बाद क्या किया उन्होंने, एनिमल्स को यूज करने लगे. एनिमल्स की हेल्प से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने लगे. For transport through water routes, boats were used from ancient times. And water में मूव करने के लिए बोट्स का यूज जो है वो काफी पुराना है, बहुत पहले से हो रहा है. To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. But earlier times में जो बोट होते थे ना, उनमें क्या होता था, जो वुड के क्लॉग होते हैं ना, उसमें सिंपली बीच में ऐसी कैविटी बना देते थे जिसपे कोई भी बैठ सकता था एंड वन शोर से दूसरे शोर तक चले जाते थे. Later, people learned to put together different pieces of wood and give shape to the boat. But उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा एंशिएंट टाइम से जब बाहर आए, जो इवोल्यूशन हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ कि अलग अलग वुड के पीसेस को ज्वाइन करके बोट का शेप दे दिया. These shapes imitated the shapes of the animals living in water. So ये बोट का जो स्पेसिफिक शेप किसको देख के दिया, तो जो वाटर में एनिमल्स रह रहे थे ना, सबसे कॉमन एनिमल क्या आ गया, फिश. सो फिश का जो शेप था ना उसकी ही कॉपी किया. इमिटेशन मतलब क्या हो जाता है, कॉपी.
Recall our discussion of this streamlined shape of fish in chapters 8 and 9. So हमने chapter 8 and 9 जहाँ पर हमने living organisms के बारे में पढ़ा है वहाँ ऑलरेडी ये चीज़ देख ली है कि फिशेस का जो शेप है वो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन, एंड उस स्ट्रीमलाइन शेप की ही हेल्प से वो वाटर में इजीली मूव कर पाते हैं. इसीलिए बोट का शेप भी क्या बनाया जाता है, स्ट्रीमलाइन, जिससे कि वो वाटर में इजीली मूव करे. Inventions of the wheel made a great change in mode of transport. Then उसके बाद क्या हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ, एंड व्हील के इन्वेंशन से ही क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट में एक बहुत बड़ा चेंज आया. बिकॉज अब आपको ये कॉमन सा चीज़ है ना कि आपको कोई भी डिस्टेंस कवर करना है, आप कहीं जा रहे हो तो अब अगर आप पैदल जाओगे तो टाइम लगेगा, बट अगर आप बाइक से या फिर इवन बाइसिकल से भी जाते हो तो थोड़ा कम टाइम लगता है. दैट इज़ वाई व्हील जो है उसका इन्वेंशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा. द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, एंड जब व्हील इंट्रोड्यूस्ड हुआ, इन्वेंट हुआ, उसके बाद से लेके इतने सालों तक क्या हुआ, व्हील का जो शेप है या फिर उसकी डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट आए. एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स. तो फिर क्या हुआ ना, पहले के टाइम पे वुड की हेल्प से कार्ट्स बनाए गए, एंड उसमें क्या हुआ, एनिमल्स उनको पुल करते थे. बुलक कार्ट जैसे देखा है आपने, हॉर्स की जो कार्ट होती है उसमें क्या होता है, पीछे कार्ट है एंड एनिमल उसको पुल कर रहा है. Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals, boats and ships to transport them from place to place. तो इवन 19th सेंचुरी की जब बिगनिंग थी ना, तब भी लोग काय पे ज़्यादा डिपेंड थे, एनिमल्स पे, बोट्स पे एंड शिप्स पे. The invention of steam engine led to the development of a new means of transport. एंड उसके बाद क्या इन्वेंशन हुआ, स्टीम इंजन. तो स्टीम इंजन के इन्वेंशन से तो क्या हुआ, बहुत डेवलपमेंट हो गया क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो गया. रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन्स ड्रिवन कैरियज एंड वेगन्स. सो रेल रोड्स बनाए गए जिससे कि स्टीम इंजन में यहाँ पर मूव करे, कैरियज एंड वेगन्स जो होते हैं ना, जो कि लगेज लेके जाते हैं एंड लोगों के भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. सो ऐसे ही रेल रोड्स बनाए. लेटर केम ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस. उसके बाद किसकी एंट्री हुई, ऑटोमोबाइल्स की, जैसे कि क्या है, मोटर कार्स हैं और बाकी सारे जो व्हीकल्स हैं, ट्रक एंड बसेस, ये सब किस में आते हैं, ऑटोमोबाइल्स में. Motorized boat and ships were used as means of transport of water. So earlier क्या होता था कि बहुत सिंपल थी बोट, देन उसके बाद बोट्स में भी मोटर लग गए, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो कि गुड्स भी कैरी कर सकते थे एंड थोड़ा फास्ट भी मूव कर सकते थे वाटर में. सो उनमें भी क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ. The early years of 1900 saw the development of aeroplane, and aeroplanes का डेवलपमेंट कब हुआ, 1900 years के अर्ली टाइम्स में. These were later improved to carry passengers and goods. उसके बाद उनमें और इम्प्रूवमेंट होता गया जिससे कि पैसेंजर एंड गुड्स भी उससे ट्रैवल कर सकते थे. Electric trains, monorail, supersonic aeroplanes and spacecraft are some of the contribution of the 20th century. सो 20th सेंचुरी में क्या और डेवलपमेंट हुए, क्या नए इन्वेंशन हुए, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगी, जैसे मेट्रो ट्रेन जो होती है, मोनो रेल होती है, सो इट इज़ ऑल्सो फास्ट. सुपरसोनिक एरोप्लेन्स जिनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है एंड ज़्यादा हाइट कवर कर सकते हैं ये. देन स्पेस क्राफ्ट है जो वन प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जा सकते हैं. सो ये सारे चीज़ों के इन्वेंशन 20th सेंचुरी में हुए. Figure 10.1 shows some of the different modes of transport. So last page पे 10.1 फिगर में कुछ modes of transport के फिगर दिए हुए हैं. For example, bus, car. Place them in the correct order from the earliest mode of transport to the most recent. उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जिसका इन्वेंशन हुआ था एंड नाउ रिसेंट टाइम पे जिनके इन्वेंशन हुए उस अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना है. Are there any of the early modes of transport that are not in use today? So ऐसे कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो अर्लियर टाइम्स में होते थे बट अभी नहीं होते हैं. जैसे यहाँ पर सबसे पहले किसका इन्वेंशन हुआ होगा, बुलक कार्ट, बहुत ऑब्वियस है. देन शिप्स, बाइसिकल, बस, ट्रेन, एरोप्लेन. सो ये इस टाइप से इस ऑर्डर में
ट्रांसपोर्टेशन का इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अब कई सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट भी हैं जो पहले टाइम पे तो यूज़ आते थे, बट बिकॉज अभी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है तो धीरे धीरे क्या है, कम होते जा रहे हैं। जैसे बुलक कार्ट्स हैं, सो आप बुलक कार्ट्स अब जनरली सिर्फ विलेज एरिया में देख पाओगे और वो भी बहुत कम। सो आजकल क्या हो गया ना, बुलक कार्ट से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना इतना ईजी तो नहीं है, दैट इज़ वाई वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए कम यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ वाइड इज दिस डेस्क। हमें ये देखना है कि आपकी जो डेस्क है, बाकी दूसरे तो आप यहाँ पर पढ़ोगे, बट आप जिस डेस्क पे अभी बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वो डेस्क कितनी वाइड है, वो मेजर करते हैं हम कैसे होगा। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। अब लोगों को कैसे पता चलता है कि वो कितना फार ट्रैवल कर लिए। अभी तो क्या मोबाइल्स में आ जाता है ना, जैसे आप कितना भी चलोगे तो मोबाइल में आ जाता है कि आपने इतने स्टेप्स चले हैं या इतने किलोमीटर्स कवर किया है। गूगल मैप है, उस पर सारा कुछ आ जाता है कि वन प्लेस से अनदर प्लेस तक कितना किलोमीटर, इवन मीटर्स में भी आ जाता है कि कितना डिस्टेंस है। बट एंशिएंट टाइम पे जब ये सब मोबाइल फोन्स नहीं थे या फिर गूगल मैप नहीं था, उस टाइम पे कैसे पता चलता था कि कोई दो प्लेसेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, या फिर आपका होम जो है आपके स्कूल से कितना दूर है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल। सो अब ये कैसे पता चल रहा था कि अगर स्कूल तक जाना है या किसी पार्क तक जाना है तो उसके लिए वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब आप पैदल चल के जा सकते हो, या फिर आपको व्हीकल से जाना पड़ेगा, किसी बस या बाइसिकल से जाना पड़ेगा। सो ये सब जो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स कब मिले, ऑलरेडी पता था क्या, और अगर पता था कि कितना डिस्टेंस है तो कैसे पता था। When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? How will you know the answers of these questions? अगर आपको कुछ खरीदना है, टॉफी लेना है, तो आपको शॉप तक जाना है, तो आपको कैसे पता कि आप उस शॉप तक पैदल पैदल चल के जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, या बाइसिकल से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे। सो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर जरूरी है। अब देखो, आपको अपने नियर बाय शॉप्स का तो आइडिया है कि कितना डिस्टेंस है, तो आप इजीली चले जाओगे। बट अगर रैंडम किसी ने बोल दिया कि यहाँ पर पास में एक पार्क है, तो कितना पास में है, वाटर पार्क है, तो अब आपको क्या होगा, एक्साइटमेंट होगी जाने की। सो उसके लिए आप क्या सोचोगे कि ऐसे पैदल चल के चले जाना है, या फिर आपको कार से जाना है या बाइक से जाना है। सो ये जो फारनेस और नियरनेस का जो बैरियर है, वो कैसे सॉल्व हुआ, सो वो है यहाँ पर हमें आगे पढ़ना है। इट इज ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। सो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि किसी दो प्लेसेस के बीच में कितनी फारनेस है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा सुटेबल होगा उसको कवर करने के लिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। How we are going to reach that place, walk, take a bus or train, a ship, an aeroplane or even a spacecraft. So अगर किसी ने बोला मार्स पे जाना है, तो ऐसे पैदल पैदल चलना तो नहीं स्टार्ट करोगे ना, पता होना चाहिए कि मार्स में कितना डिस्टेंस है, वहाँ क्या जा सकता है, स्पेसक्राफ्ट। किसी ने दूसरी सिटी जाने के लिए बोला है, सो वहाँ बाइसिकल से जाना भी नहीं है ना पॉसिबल, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो बस या फिर ट्रेन लेना पड़ेगा। अब किसी रूट पे ट्रेन रूट है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बस या कार से जाना पड़ेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अब पता चला ना कि क्यों इम्पोर्टेंट है। अब अगर आपको ये पता चल गया इम्पोर्टेंट क्यों है, सो आगे हम देखेंगे क्या कि कैसे हम ये जो फारनेस है वो फाइंड आउट करते हैं। Sometimes there are objects whose length or width we need to know. अब कई बार क्या होता है ना कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स की लेंथ भी पता करना पड़ता है और विड्थ भी पता करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स जब स्टिच होते हैं तो ऐसे ही नहीं स्टिच हो जाते ना, उसमें पूरा मेजरमेंट होता है कि आप अगर स्टिचिंग कराने जा रहे हो तो आप अपना मेजरमेंट देख के आते हो, आपकी हाइट, आपकी पर्सनैलिटी, आप कितने थिक हो या आपके हैंड्स, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है वो टेलर जो है वो नोट डाउन करता है। तो वो किसकी हेल्प से करता है, अब ये सारा कुछ जो है वो पता करना हमको ज़रूरी होता है कि लेंथ क्या है, विड्थ क्या है। एंड दूसरा रीज़न क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक एग्जाम्पल है, इन पहेली एंड बूझोस क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क which are to be shared by two students। सो आप लोगों के स्कूल में भी होता होगा ना कई बार कि लार्ज डेस्क होती हैं, तो वो दो लोग शेयर करते हैं।
पहेली एंड बूझो शेयर वन डेस्क. सो पहेली और बूझो के क्लासरूम में क्या था, वो दोनों एक टेबल को डेस्क को शेयर करते थे. बट फ्रीक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग अ लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क. बट आप लोग भी बहुत लड़ाई करते होगे इस चीज़ पे कि आपका जो फ्रेंड है वो ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है, या फिर आपके साइड में जो बैठा है वो डेस्क का ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है. On the teacher's suggestion, they decided to measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of it, and draw a line to separate the two halves of the desk. So उनके टीचर ने सजेशन किया क्या कि आप जो है इस टेबल को मेजर कर लो एंड उसमें एग्जैक्टली हाफ पे एक लाइन बना दो, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो दोनों के क्या रहेंगे, इक्वल पार्ट्स रहेंगे. बोथ पहेलिया एंड बूझो आर very fond of playing गिल्ली and डंडा with their friends. So पहेली एंड बूझो को ये गेम बहुत अच्छा लगता था. एंड कौन सा गेम है वो, गिल्ली डंडा. बूझो bought a set of गिल्ली एंड डंडा with him. So बूझो क्या है, अपने साथ गिल्ली डंडा का एक सेट जो होता है वो लेकर आया. Here is how they tried to measure the length of the desk using the डंडा and the गिल्ली. तो यहाँ पर ये देखो 10.2 फिगर में दिया हुआ है कि कैसे वो गिल्ली एंड डंडा की हेल्प से डेस्क को मेजर कर रहे थे. The desk seems to be having a length equal to 2 डंडा length and 2 length of the गिल्ली. Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with a half of the desk equal to डंडा and a गिल्ली in length. So जब उन्होंने मेजर किया तो इस डेस्क की लेंथ कितनी आई, ये 1 डंडा एंड ये गिल्ली एक पार्ट है एंड दूसरी साइड भी इक्वल लेंथ है. तो अब दोनों का जब पार्ट था वो इक्वल हो गया ना, तो दोनों हैप्पी थे. तो यहाँ पर उन्होंने कैसे मेजर कर लिया है, गिल्ली डंडा की हेल्प से. बट इन केस अगर ये इक्वल लेंथ नहीं हो रहा होता, ऐसा होता कि यहाँ पर जैसे 10.3 फिगर में है कि 1 डंडा एंड ये 2, बट बीच का जो स्पेस है उसमें थोड़ा सा स्पेस बच रहा होता है, तो वो स्पेस कहाँ पर जाएगा. ये जो कंफ्यूजन्स थे ये कैसे दूर होंगे. आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क्ड लाइन गेट्स वाइप्ड आउट. सो कुछ दिन बाद क्या हुआ, जो मार्क्ड लाइन थी ना वो वाइप्ड आउट हो गई, मतलब मिट गई. बूझो now has a new set of गिल्ली एंड डंडा as he lost his old one. So जो पुराना वाला गिल्ली डंडा था ना उसका वो गुम गया, इसलिए उसके पास नया सेट आ गया. Here is how the length of the desk seems to measure using the गिल्ली एंड डंडा. अब सेकेंड कंडीशन में वो क्या हुआ, ऐसा मेजरमेंट हो रहा था, इक्वल लेंथ नहीं आ पा रही थी. Hello. Now, when measured with the new set of गिल्ली and danda, the desk length seemed to be about 2 danda length, 1 गिल्ली length with a small length still left out. So कितनी लेंथ हुई, ये 2 डंडास and 1 गिल्ली, और बीच में क्या है, थोड़ी सी स्पेस वेकेंट है. This is less than 1 गिल्ली लेंथ एंड ये जो लेंथ है ना ये 1 गिल्ली लेंथ से कम है. सो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो किसके पार्ट में जाएगी. अब क्या करेंगे फिर इस कंडीशन में, कैसे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सो व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूझो डू टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क. कैन यू यूज अ cricket and bales to measure the length, or do you think that this might create the similar problem. So अगर आप यहाँ पर अब उनको सजेशन देने का टाइम आया आपके पास कि आप ये सजेशन दे सकते हो कि वो कैसे इस डेस्क की लेंथ मेजर करें, तो आपका क्या सजेशन होगा. क्या ये हो सकता है कि आप गिल्ली डंडा की प्लेस पे क्रिकेट का जो विकेट होता है वो यूज़ कर लो, विकेट एंड वेल्स की हेल्प से, या क्रिकेट का बैट है और कोई भी और स्ट्रेट चीज़ है उसका हेल्प ले लो. सो नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम आएगी जैसा कि यहाँ पर आ रही है. One thing they could do is to take a small length of string and mark 2 points on it. This will be a string. They can measure the width of the desk in the string length. So इसके अलावा क्या और तरीका हो सकता है कि वो एक स्ट्रिंग की हेल्प ले. सो स्ट्रिंग की हेल्प से वो डेस्क की पूरी विड्थ फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसको 2 फोल्ड्स में कट कर देंगे. How can they use a string to measure distances less than the length of a string? So अब ये जो डिस्टेंस है ना ये पूरा डेस्क का आया स्ट्रिंग की हेल्प से, बट उन्हें तो थोड़ा ही डिस्टेंस मेजर करना है, पूरा लेंथ नहीं मेजर करना. दैट इज वाई उसके लिए क्या करेंगे,
they can fold the string and mark it into 1/2, 1/4 and 1/8 string lengths. So वो उसको क्या करेंगे, हाफ कर देंगे एंड हाफ के बाद टेबल पे मार्किंग कर देंगे एंड इवन द स्ट्रिंग पे भी. Now perhaps Pahelia and Bujo can measure the exact length of the desk using the string. So इससे क्या हुआ, Pahelia and Bujo ने डेस्क की एक्चुअल जो लेंथ थी, एग्जैक्ट लेंथ, वो फाइंड आउट कर ली, मेजर कर ली. You would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problems. So अभी आप तो यही बोलोगे कि उनको अपने बैग में क्या करना चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रखना चाहिए. ठीक है, क्योंकि आप लोग भी जनरली किससे मेजर करते हो, स्केल से करते हो, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है. Bujo has been reading about the way people used to measure distances before such standard scales were made, and he has been trying to follow different methods of measuring distance. So Bujo क्या है ना, उसने पढ़ा हुआ था कि एंशिएंट टाइम पे ये स्केल्स नहीं होते थे, तो उसके माइंड में क्या था कि कैसे एंशिएंट टाइम में मेजरिंग की जाती थी. There are so many occasions when we came across a need to measure length and distances. So काफ़ी सारे टाइम हमको ऐसा आएगा कि ना डिस्टेंस जो है वो मेजर करनी पड़ती है. The tailor needs to measure the length of the cloth to know if it is enough to stitch a कुर्ता. So जैसे टेलर क्या करता है, आपकी मेजरमेंट लेता है हाइट का कि ये जो कुर्ता का क्लॉथ मटेरियल होगा उससे कुर्ता बन सकता है या नहीं. A carpenter needs to measure the height and width of a cupboard to know how much wood he would need to make its door. So कारपेंटर को भी मेजरमेंट चाहिए डोर का कि कितना लेंथ से वो जो डोर है उसमें क्या बन जाएगा, एक वॉल में डोर फिट आ जाएगा, कितनी लेंथ उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी. The farmer needs to know the length and breadth of the area of his land to know how much seed he can sow and how much water would be needed for his crops. तो फार्मर को कहाँ रिक्वायरमेंट है कि फील्ड में कितना एरिया है. सो अगर वो क्या देखेगा कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में फॉर एग्जाम्पल x लीटर ऑफ वाटर बन रहा है, तो पूरी फील्ड में कितना लीटर ऑफ वाटर बनेगा, कितना रिक्वायर्ड होगा या फिर कितनी यील्ड होगी, ये सब फाइंड आउट करने के लिए भी फार्मर्स को मेजरमेंट की जरूरत होती है. सपोज यू आर आस्क्ड नाउ हाउ टॉल यू आर. अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि आप कितनी हाइट है, सो जनरली हम हाइट मेजर करते हैं फीट में. यू want to tell the length of the straight line from the top of your head to the heel of your feet. So आपको क्या है, यही पता ना कि हमारे जो हेड है टॉप, वहां से लेकर फीट तक की जो डिस्टेंस है, जो भी गैप है, वो क्या है, सिंपली हाइट है. हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, अब रूम कितना बड़ा है. हाउ वाइड इज दिस डेस्क, डेस्क कितनी बड़ी है. हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ, मून और अर्थ के बीच में कितना गैप है, डिस्टेंस है. All these questions have one thing in common. तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं उनमें एक चीज क्या कॉमन है, they all concern distance between two places. So क्या है, क्या मेन फोकस है इनका, दो पॉइंट्स के बीच में या दो प्लेसेस के बीच में कितना डिस्टेंस है. The two places may be enough close like the two ends of the table, or they may be far apart like Jammu and Kanyakumari. So ये जो दो पॉइंट्स हैं वो या तो टेबल के एंड्स के जैसे इतने क्लोज भी हो सकते हैं, या फिर जम्मू से लेके कन्याकुमारी, कैसे हो जाएगा, जम्मू टॉप पे है कंट्री के हमारे एंड कन्याकुमारी बॉटम पे, नॉर्थ एंड साउथ बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है. सो डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो बहुत कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है. सो यहाँ तक क्या देखा हमने कि कैसे कैसे मेजर करा जाता होगा एंशिएंट टाइम में. बट इसके बाद हम क्या देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में मेजरमेंट जो है वो कैसे होता है. सम मेजरमेंट्स. सो एक्टिविटी 1 देखते हैं क्या है. वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1. सो इसमें क्या करना है, ग्रुप में करना है, बट 1 by 1 सबको एक्टिविटी परफॉर्म करना है. यूजिंग योर फुट एज unit of length, measure the length and breadth of the classroom. So यहाँ पर मेजरमेंट की यूनिट क्या रहेगी, आपका फुट है.
देन लेंथ आप किससे मेजर कर रहे हो, मतलब कि आपके फुट से मेजर कर रहे हो। एंड आपको क्या करना है, अपने जो क्लासरूम है या फिर रूम में लेंथ एंड ब्रेड्थ को मेजर करना है। हाइट मेजर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हाइट यहाँ पर हम मेजर नहीं कर रहे। इट इज पॉसिबल दैट while measuring these you may find some parts remains to be measured as it is smaller than your foot। so कई बार क्या होगा ना कि आप जब मेजर कर रहे हो अपने फुट की हेल्प से लेंथ एंड ब्रेथ, तो कुछ एरिया ऐसा भी बचेगा जो इवन आपके फुट से स्मॉलर होगा। Use a string to measure the length of a part of your foot as you did before। so उसके लिए क्या करना, string की हेल्प से अपने फुट की लेंथ को मेजर कर लेना एंड जहाँ पर स्मॉलर डिस्टेंस ऑफ फुट का वहाँ पर स्ट्रिंग की हेल्प से मेजर करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1 एंड देन उसके बाद जो मेजरमेंट रहेगा ना उसको 10.1 टेबल में फिल करना है कि नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, देन लेंथ ऑफ क्लासरूम एंड विड्थ ऑफ क्लासरूम। तो ये करोगे एक्टिविटी, बहुत सिंपल है, इसको टेबल में फिल करना है। एक्टिविटी सेकेंड है अब वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पेन एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ अ टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम। अब ये क्या, इसमें क्या करना है एक्टिविटी में कि आपको हैंड्स को ऐसे रख के टेबल, डेस्क, चेयर ये जो है इनका मेजर करना है कि कितना इसका लेंथ है। Here too you may find that you need string lengths equal to your hand span and then fractions of this string। so इसके लिए क्या रहेगा ना, आपको string की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हो सकता है डेस्क पे कुछ ऐसा एरिया भी हो, ऐसी लेंथ भी हो जो आपके हैंड से छोटा हो। उसके लिए कैसे मेजर करेंगे हम, स्ट्रिंग की हेल्प से। रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन, फिर सारे जो ऑब्जर्वेशन आएंगे ना लेंथ के विद द हेल्प ऑफ फुट एंड विद द हेल्प ऑफ हैंड, उनको क्या करना है, नोट डाउन करना है। वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। तो हमने क्या देख रहे हैं कि जो मेजरमेंट है उसका मतलब क्या है कि हम एक अननोन क्वांटिटी को किसी नोन क्वांटिटी से यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। दिस फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट एंड जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी होती है ना उसे क्या बोलते हैं, हम यूनिट बोलते हैं। अब ये यूनिट में क्या क्या आ जाते हैं, यहाँ हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस की काफ़ी सारी यूनिट हो जाएंगी, बट स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, किलोमीटर। किलोमीटर के और दूसरे फॉर्म्स क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, ये सब क्या है और अदर फॉर्म्स हैं डिस्टेंसेस के। इसके अलावा और किस में मेजर करते हैं डिस्टेंस को, माइल्स, यार्ड्स, तो ये इंच, फुट, ये सब क्या है, वेरियस यूनिट्स हैं। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, और जो रिजल्ट है उसको 2 पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं। कैसे, 1 पार्ट इज नंबर, 1 पार्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, कोई नंबर रहेगा। द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, एंड दूसरा पार्ट क्या रहेगा, मेजरमेंट की यूनिट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ in activity 1 the length of the room is found to be 12 lengths of your foot, then 12 is the number and foot length is the unit selected for the measurement। so अगर आप अपने foot की help से रूम की लेंथ मेजर की एंड वो कितनी आई, 12 फुट थे उसमें, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी लेंथ, 12 इन द नंबर एंड फुट लेंथ जो रहेगी वो क्या रहेगी, यूनिट। Now study all the measurements recorded in table 10.1 and 10.2। अब क्या करना है, जितनी भी measurements है ना जो यहाँ पर 10.1 and 10.2 में दिया है उसको स्टडी करना है। Are all the measurements for the room using everybody's foot equal? So in case of the room and table both conditions में क्या रहेगा, ये जो लेंथ है ना वो वेरी करेगी। अब वो उसका वेरी करने का रीज़न क्या है, क्योंकि सबकी हाइट एंड सबके फुट का साइज इक्वल तो है नहीं, दैट इज वाई वो लेंथ जो है वो वेरी करेगी, अलग अलग आएगी। आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पेन और द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल, तो अगर टेबल के केस में देखा जाए तो सबका मेजरमेंट इक्वल आया क्या, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, नो। परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पेन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स मे नॉट बी द सेम।
तो क्या होगा, आपके फ्रेंड और आपके रिजल्ट्स अलग अलग आ सकते हैं इस लेंथ की कंडीशन में, क्योंकि साइज जो है वो डिफर करता है। सेम तो बहुत ही कम कंडीशन में होता है कि एकदम एग्जैक्ट हाइट हो, फुट लेंथ भी सेम हो, हैंड की लेंथ की भी सेम हो, तो ये सब क्या बहुत रेयर होता है। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो इसीलिए ये जो फुट की लेंथ है ना, वो सारे ही स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट डिफरेंट होगी। Therefore, when you tell your measurement using your hand span or foot length or length of foot as a unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your hand span or foot. सो यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हैंड से या फिर फुट से मेजर करने में। इन केस आपने अगर ये हैंड से मेजर कर लिया, सपोज आ गया ये कितना, यहाँ पर आ रहा है 3 हैंड्स आ गया, उसके बाद भी अब 1 हैंड का जो मेजरमेंट है वो क्या है, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो मेन क्वेश्चन इज दिस कि ये वाले जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट थे जहाँ पर हम हैंड की हेल्प से या फिर सिर्फ फिंगर्स को देख के डिसाइड कर रहे थे कि कितना लेंथ हो सकता है, ये कंप्लीटली वैलिड नहीं थे। We see therefore that some standard unit of measurements are needed that do not change from person to person. So कुछ ऐसे standard unit of measurement का होना जरूरी है जो कि क्या है, person to person change नहीं होते। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभी तो हमने क्या देखा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट में क्या रहा, फुट लेंथ या फिर पाम, हैंड पाम जो है। बट अब क्या पढ़ना है हमको, मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है। ये स्टैंडर्ड क्यों नहीं है, बिकॉज अगर आपको किसी ने ये बोला है कि किसी पर्सन की हाइट क्या है, उसका या फिर रूम की हाइट जो है वो 12 फीट है, अब इसमें 12 फीट में तो इजीली समझ आएगा। बट किसी ने क्या बोल दिया कि 10 फुट को जो काउंट किया है, 10 मीटर बोलेंगे या 10 फीट बोलेंगे, सो जो हाइट हम फीट में मेजर करते हैं तो वो भी पॉसिबल है। बट अगर हम क्या बोल रहे हैं, 10 फुट जो आपने लेग से काउंट किया है वो बोल रहे हैं, सो उस कंडीशन में क्या होगा, अभी दूसरे फ्रेंड ने अगर बोला क्या 11 फुट है, तो कैसे हम कंपैरिजन करेंगे। अब किसी का फुट बड़ा है, किसी का फुट छोटा है, तो ये तो बहुत ज्यादा क्या करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से एक ही डिस्टेंस कवर होगा, एक ही डिस्टेंस की वैल्यू आएगी। सो ये देखते हैं हम, इन एंशिएंट टाइम द लेंथ ऑफ अ फुट, the width of a finger and the distance of a step were commonly used as different units of measurement. तो एंशिएंट टाइम पे क्या होता था ना कि ये जो दिए हुए हैं कि फिंगर की विड्थ है या फुट की लेंथ है, यही कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट की यूनिट थी। The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because we see evidences in the excavation of perfectly geometrical कंस्ट्रक्शन। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना, वहाँ पर अभी ये माना जाता है कि वहाँ के जो लोग थे वो थोड़े से ज़्यादा उनको आइडिया था लेंथ की मेजरमेंट का। दैट इज़ वाई अभी भी वहाँ जो कंस्ट्रक्शन है या फिर मॉन्यूमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रॉपर तरीके से, दैट मीन्स कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, रेक्टेंगुलर, सर्कल शेप, ये सारे टाइप के अक्रेंसेस हैं वहाँ पर। अ क्यूबिक as the length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world. So हम अगर क्या देखें कि क्यूबिक जो है लेंथ की मेजर करने के लिए, क्यूबिक जो है उसको कहाँ से कहाँ तक लिया, क्यूबिट, तो ये रहा एल्बो से फिंगर टिप्स तक। ये कहाँ पर मेजर किया जाता था इस टाइप से, एंशिएंट टाइम पे इजिप्ट में किया जाता था। एंड इसको भी जैसे हम फुट और हैंड का ले रहे हैं ना मेजरमेंट, ऐसे ही इसका भी लिया जाता था। पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये फुट का जो मेजरमेंट था ना वो सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं हो रहा था, काफ़ी और दूसरी कंट्रीज में भी हो रहा था। द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेराइड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो जो लेंथ होता है ना फुट का,
वो किस पे है, रीजन टू रीजन डिपेंड करेगा। कुछ लोगों की हाइट ज़्यादा है तो उनका फुट का साइज बड़ा होगा, कुछ की हाइट कम है तो उनका फुट का साइज छोटा होगा। एंड इवन द ईटिंग हैबिट्स इस पे भी डिपेंड करते हैं कि कौन कितना बड़ा एंड छोटा होगा। People measured a yard of cotton by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. सो अब यहाँ पर क्या देखा, एक नई यूनिट आई यार्ड। यार्ड को कैसे मेजर करते थे, जो क्लॉथ शॉप में रहते हैं ना, वो चिन से लेकर कि आर्म को स्ट्रेच करो तो फिंगर से एंड चिन के बीच का जो पूरा डिस्टेंस है उसको क्या बोला एंशिएंट टाइम पे, यार्ड। द रोमन्स मेजर्ड विथ देयर पेस और स्टेप्स। एंड रोमन में क्या था कि पहले कैसे मेजरमेंट होता था, वो मूवमेंट जो है ना, पेस एंड स्टेप, उसकी बेसिस पर वो फाइंड आउट करते थे डिस्टेंस। इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वर एन अंगुल और फिंगर और अ मुट्ठी। सो एंशिएंट टाइम पे क्या होता था ना कि जो स्मॉल लेंथ मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते थे जनरली, वो क्या थे, अंगुल या फिर मुट्ठी। दैट इज अंगुल तो फिंगर हो गया, मुट्ठी क्या होती है, तो ये फिस्ट बांधते हो आप ना, सो ये इससे मेजर किया जाता था। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोर आर्म एज अ लेंथ ऑफ as a unit of length for garlands in many towns of India। बट आज भी काफ़ी सारे जो फ्लोरिस्ट होते हैं ना, जो फ्लावर्स की वो माला बनाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने फोर आर्म की हेल्प से ही गार्लैंड का लेंथ मेजर करते हैं। मेनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज एज अ यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट। सो इस तरीके से ना बॉडी पार्ट्स काफ़ी बार यूज किए जाते हैं यूनिट ऑफ लेंथ को, जब कन्वीनियंट होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रिसाइज लेंथ नहीं फाइंड आउट करना होता है ना, सो उस टाइम पे हैंड्स का या फिर और दूसरे बॉडी पार्ट्स का यूज कर लिया जाता है। However, everyone's body part could be of slightly different size, but क्या है ना, हर एक के बॉडी पार्ट्स के जो साइज है वो डिफरेंट होते हैं। This must have caused confusion in measurement। तो इससे क्या होता है ना, मेजरमेंट में confusion होता है, इसीलिए ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। In 1790, the French created a standard unit of measurement system called the metric system। So ये metric system important है, आपने पढ़ा है बट इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो फ्रेंच में क्रिएट हुआ था, एंड कब हुआ था ये क्रिएट, 1790 में, एंड इसको क्या बोलते हैं, मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। अब ये क्या है, फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। सो यूनिफॉर्मिटी, अब भाई लोग अपने बॉडी पार्ट से मेजर कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है कि अलग अलग मेजरमेंट आ रहा है। दैट इज वाई एक ऐसी मेथड होनी चाहिए जो कि प्रॉपर एग्जैक्ट लेंथ जो है उसको मेजर करे। इसीलिए ये जो मेट्रिक सिस्टम था वो इजीली एक्सेप्ट हो गया। The system of units now used is known as the International System of Units। and ये जो सिस्टम है ना यूनिट मेजरमेंट का, उसको क्या नेम दे दिया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और SI यूनिट। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर। सो लेंथ की SI यूनिट क्या है, मीटर है। A meter scale is shown in figure 10.6, also shown in the 15 centimeter scale in your geometry box। So यहाँ पर दिया हुआ है 10.6 में 15 centimeter scale and एक थोड़ा सा बड़ा स्केल है ये, आई गेस 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर स्केल ही है ये। Each meter is divided into 100 equal divisions called centimeter। So जो एक पूरा मीटर होता है ना, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एंड वो जो 100 स्मॉलर पार्ट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, सेंटीमीटर। एंड इसको स्मॉल c एंड m से डिनोट करते हैं। Each centimeter has 10 equal divisions called millimeter। Thus 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 millimeter। That means कि 1 मीटर का जो गैप है ना, उसमें बीच में कितने स्मॉलर पार्ट हैं, 100 सेंटीमीटर हैं। देन 1 सेंटीमीटर के बीच में भी फिर 10 पार्ट्स हैं, तो वो 10 पार्ट्स को क्या बोलते हैं, 10 मिलीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेज मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। बट अब जो बहुत लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं, जैसे 2 सिटीज या कंट्रीज के बीच में, उसको मीटर में मेजर करना इतना कन्वीनियंट नहीं है।
we define a larger unit of length, it is called kilometer. So मीटर का मेजरमेंट कई सारी जगह कन्वीनियंट नहीं है, दैट इज वाई किससे मेजर करते हैं, किलोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं. 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं. Now we can repeat all our measurements activity using a standard scale and measure in SI unit. So क्या है, ये सारी जो मेजरमेंट एक्टिविटी हैं उनको कब हम और यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड स्केल का यूज करके एसआई यूनिट में उनको फाइंड आउट कर सकते हैं. कौन सी एक्टिविटीज, जहां पर आप रूम की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हो या फिर डेस्क की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हो. बिफोर वी डू दैट we do need to know the correct way of measuring lengths and distances. So ये करने से पहले क्या है, हमें करेक्ट यूनिट का पता होना चाहिए. करेक्ट यूनिट से मतलब क्या है, करेक्ट वे जो है कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर किस में मेजर करना है, एंड अलग अलग स्केल्स जो आते हैं वो वैसा मेजरमेंट करते हैं. अब कई जगह अगर आपको माइल्स में मेजरमेंट करना है और आप अपना स्मॉल ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल लेके चले जाओ तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा. दैट इज वाई वी नीड टू फाइंड द करेक्ट वे. नेक्स्ट टॉपिक है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. अब लेंथ का करेक्ट मेजरमेंट कैसे होता है. In our daily life, we use various types of measuring devices. We use a metric scale. So क्या है, एंशियंट टाइम पे बहुत सारी अलग अलग मेथड्स थी, बट हम अभी क्या यूज करते हैं, बहुत कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे डिवाइसेस है, मेजरिंग स्केल है लेंथ मेजर करने के लिए. टेलर यूजेस अ टेप, वेयर इज अ कॉटन मर्चेंट यूजेस मीटर रॉड. सो टेलर के पास क्या होता है, टेप होता है, इंची टेप जिसको जनरली बोलते हैं. क्लॉथ मर्चेंट है, उसके पास क्या होता है, मीटर रॉड होती है जिससे वो मेजर करता है. फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस. सो जब आपको किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सुटेबल डिवाइस को सिलेक्ट करना पड़ेगा. यू कैन नॉट मेजर द गर्थ ऑफ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल. सो हमें अगर ट्री की गिर्थ, दैट मीन्स कि उसकी कितना वो ट्रंक जो उसकी थिक है, अगर ये फाइंड आउट करना है, सो ये क्या है, हम मीटर स्केल से नहीं मेजर कर सकते. जो मीटर रॉड है, मीटर स्केल है, उससे तो नहीं मेजर कर सकते. मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस. तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या जरूरी होता है, मीटर स्केल तो नहीं होता, मीटर टेप जो है वो रिक्वायर्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल योर पेंसिल, for example measurements such as the length of your pencil, you can use a 15 centimeter scale from your geometry box. So अगर आपको अपने पेंसिल की लेंथ मेजर करना है, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, वो तो सिंपली मीटर स्केल से हो जाएगा जो 15 सेंटीमीटर मीटर स्केल होता है. In taking measurement of a length we need to take care of the following. So जब आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. फर्स्ट पॉइंट इज place the scale in contact with the object along its length as shown in figure 10.7. So 10.7 फिगर में जैसे दिया हुआ है ना कि मेजर करने से पहले उसको बहुत ही क्लोज रखना पड़ता है एंड फिक्स रखना पड़ता है एक ही पोजीशन पे. In some scales the end may be broken. अब कुछ स्केल्स पे क्या होता है, एंड ब्रोकन हो जाता है, जैसे आपके स्केल्स भी होते हैं, कई बार टूट जाते हैं ना बिना ही रीजन के. तो वैसे भी यहाँ पर अगर बूझो एंड पहेली के स्केल में से किसी का स्केल टूटा हुआ है, you may not be able to see the zero mark clearly. तो उसका क्या consequence होगा, जीरो जो है वो क्लियरली देखने नहीं मिलेगा. In such cases you should avoid taking measurements from the zero mark of the scale. So इसमें क्या रहेगा ना, क्या अवॉइड करना चाहिए हमें, जो स्केल का जीरो मार्क है वहां से मेजरमेंट करना अवॉइड करना चाहिए. यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क्स ऑफ द स्केल. सो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जीरो से ही हम मेजर करें, स्केल का कोई और मार्क अगर है तो हम वहां से भी मेजर कर सकते हैं. देन you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end. So, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि रीडिंग को सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है. In figure 10.8 the reading at one end is 1.0 centimeter and at the other end it is 14.3 centimeter. Therefore the length of the object is
14.3 माइनस 1 इज इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर। तो ये कैसे आया कि जब एंड से मेजर कर रहे हैं तो वो कितना गैप है, 1 सेंटीमीटर का गैप है, एंड दूसरे एंड का कहाँ पर पहुंच रहा है, वो 14.3 पे पहुंच रहा है। दैट इज वाई हम 14.3 में से 1 जो कि ब्रोकन है वो पार्ट लेंगे, तो लेंथ आ जाएगी कितनी, 13.3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या क्वेश्चन लेना है हमें, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इन द इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स। तो आई की जो पोजीशन है ना वो भी प्रॉपर होनी चाहिए मेजरमेंट लेने के लिए। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज शोन इन फिगर 10.9। तो आई प्रॉपर स्पेस पे रखना क्यों जरूरी है, जिससे कि आप क्लियरली उसमें मेजरमेंट को कर सको, क्योंकि अगर आई से इधर उधर रहेंगी ना तो मेजरमेंट जो है वो भी डिफरेंट आएगी। Position B is the correct position of the eye. Note that from position B, the reading is 7.5 centimeter. From positions A and C, the readings may be different. So, क्या है ना यहाँ पे अब कि आइस की करेक्ट पोजीशन होना क्यों जरूरी है। जैसे यहाँ पर बी फिगर में देखो, ये आइस डायरेक्टली देख रहा है तो ये मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिनल मिड पॉइंट दिख रहा है, बट अगर आप साइडवेज देखोगे सो यहाँ पर 7 पे ही मिड पॉइंट दिख गया, एंड अगर आप दूसरे साइड लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर पे जाके स्केल जो है उसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज वाई ये जो मेथड हुई ये क्या हुई, प्रॉपर नहीं है। इसके लिए क्या है, हमें सेंटर में ही देखना पड़ेगा, आइस प्रॉपर रखनी पड़ेंगी। अगर हम आइस का मूवमेंट चेंज करेंगे या उसको प्रॉपर नहीं रखेंगे तो हमें ऐसे सीधे नहीं दिखेगा एक्यूरेट कर मेजरमेंट। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 में देखते हैं क्या है, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड्स पेन एंड देन बाय यूजिंग मीटर स्केल। सो आपको अपने फ्रेंड की हाइट मेजर करना है, कैसे, मीटर टेप जो होता है मीटर स्केल उसके हेल्प से या फिर हैंड्स पेन की हेल्प से। For this, ask your classmate to stand with his back against a wall. तो इसके लिए क्या करोगे, अपने फ्रेंड को बोलो वॉल से के पास खड़े हो जाओ, मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड, एंड उसके हेड के जस्ट ऊपर वॉल पे मार्किंग करना है। नाउ मेजर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द फ्लोर to this mark on the floor with your hand span and then with a meter scale. So क्या करना है, सबसे पहले हैंड स्पेन से फिर मीटर स्केल से करना है। तो हैंड स्पेन से क्या करोगे, कोई भी वॉल के अक्रॉस खड़ा हुआ एंड उसने हेड के वहां पर मार्किंग कर दी। अब मार्किंग करने के बाद क्या होगा, जो दोनों का डिस्टेंस है फ्लोर का, रूम का बॉटम एंड वहां से मार्किंग है दोनों के बीच में, हैंड की हेल्प से मेजर कर लो कि कितने हैंड्स आ रहा है। उसके अलावा क्या होगा, मीटर स्केल से कर सकते हो ये मेजर। लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ इन अ सिमिलर वे। सो इसी तरीके से सारे स्टूडेंट्स का हाइट मेजर करना है एंड सबको अलग अलग करना है, जिससे कि सबके हैंड्स का जो रहेगा ना वो डिफरेंट डिफरेंट साइज है। तो यहाँ पर हाइट इन हैंड स्पेन आएगी क्या, डिफरेंट, बट जब आप मीटर स्केल से मेजर करोगे ना तब हाइट सारी कंडीशन में सेम आएगी। एंड यहाँ पर क्या रहेगा, अलग अलग स्टूडेंट्स जो सिर्फ एक ही स्टूडेंट की हाइट मेजर करना है, ठीक है। सो यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट्स का नेम लिखोगे एंड यहाँ पर जिस भी पर्सन की हाइट है वो सेंटीमीटर में आ जाएगी, एंड यहाँ पर क्या आएगा, हैंड स्पेन में। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जब आपने हैंड की हेल्प से हाइट को मेजर किया ना, सो क्या है उसमें चेंजेस रहेंगे, बट सेंटीमीटर में हाइट क्या है, सेम रहेगी। स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। द रिजल्ट इन कॉलम 2 मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच other as the length of the hand span may be different for different students. So carefully results को study करना, और क्या ऑब्जर्व करोगे, जो कॉलम 2 है वहां पर वैल्यूज में वेरिएशंस होंगे। क्यों, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का जो हैंड है वो मतलब क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, उसका साइज जो है वो डिफरेंट होगा। Look at the result in column 3 where the measurements are done using a standard scale. And जब आप column 3 का values देखोगे ना, जहाँ पर scale का यूज किया हुआ है मेजर करने के लिए, so the results may be close to each other now. तो इस कंडीशन में क्या होंगे, रिजल्ट्स either सेम होंगे या फिर कुछ मिलीमीटर का ही डिफरेंस होगा।
एंड वो भी क्यों होगा, अगर आप सेंटर पॉइंट पे ही देखोगे ना, जहाँ पर वो आपने टॉप पे लाइन बनाओगे, उस लाइन पे डायरेक्टली स्ट्रेट देखोगे तो सबका सेम आएगा। बट जैसे यहाँ पर डिस्टर्बेंस है ना, अगर आपने साइडवाइज देख रहे हो तो क्या हो सकता है, वो कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बट स्टिल ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होगा। इफ नॉट, वाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस? सो रिजल्ट्स जो हैं इस कंडीशन में सेम तो रहेंगे, कुछ वेरिएशंस हो सकता है, बट वो क्या है, सब इक्वल है। और अगर इक्वल नहीं है तो क्या डिफरेंस हो रहा है? आफ्टर ऑल एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड्स स्पेन। सो क्या है, सब यहाँ पर सेम स्केल यूज करेंगे, उसके बाद क्यों चेंजेस आ सकते हैं? बिकॉज ये मिस्टेक हो सकती है। एंड हैंड स्पेन से मेजर करने में क्या चेंजेस आ रहे हैं? बिकॉज सबके हैंड का साइज जो है वो डिफरेंट है। This could be due to small errors in taking observations. In higher classes, we will learn about the importance of knowing and handling such errors in the measurements. तो higher classes में जो यहाँ पर measuring error के बारे में है ना, वो और डिटेल में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, measuring the length of कर्व्ड लाइन। तो अब हमने स्ट्रेट लाइन की लेंथ तो मेजर कर लेते हैं स्केल से, मीटर टेप से, बट कर्व लाइन की मेजरमेंट कैसे होगी? सो वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। सो मीटर स्केल की हेल्प से डायरेक्टली कर्व लाइन का मेजरमेंट नहीं हो सकता। वी कैन यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। तो कर्व्ड लाइन को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? थ्रेड यूज करते हैं। एक्टिविटी 4 में दिया हुआ है, यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी इन फिगर 10.10। सो यहाँ पर दिया हुआ ना 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, एंड ये लाइन जो ब्लू कलर है वो क्या है, कर्व्ड है। सो ये ब्लैक कलर की जो लाइन दिख रही है ना, इस थ्रेड की हेल्प से दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे होगा? Put a knot on the thread near one of its end. So thread की एक एंड पे क्या करना है, नॉट बांध देना है। Place this knot on the point A and उस नॉट को क्या करना है, पॉइंट A पर रखना है। Now place a small portion of the thread along the line. अब जैसे ये करना ना, with the help of hands छोटा छोटा पोर्शन इस लाइन के अक्रॉस आगे मूव करता जा रहा है, keeping it taut using your fingers and thumb. अब इसको क्या करना है, आगे मूव करते जाना है टाइटली हैंड, थंब एंड फिंगर की हेल्प से। होल्ड द थ्रेड एट दिस पॉइंट, दिस एंड पॉइंट विथ वन हैंड, एंड क्या करना है, दूसरे हैंड से फिर एक फिक्स्ड पॉइंट जो है ना वहां पर उसको थ्रेड को पकड़ना है। Using other hand, stretch a little more portion of the thread along the curved line, and दूसरे hand से क्या करना है, curved line पे आगे आगे thread को लेना है। Go on repeating this process till the other end of B and B of the curved line is reached. तो जब तक B point नहीं आ जाता ना उस curved line का, तब तक ये process repeat करना है। Make a mark on the thread where it touches the end B, और उस थ्रेड पे क्या करना है, मार्क बना लेना है B पॉइंट पे जहां वो थ्रेड टच हो रहा है। Now stretch the thread along a meter scale. देन उसके बाद क्या करोगे, अब वो जो थ्रेड है ना उसको मीटर स्केल पे स्ट्रेच करके हम उसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। Measure the length between the knots in the beginning and the final mark of the on the thread. So कौन सा डिस्टेंस मेजर करेंगे थ्रेड के दोनों नॉट्स का। This gives the length of the curved line AB. इसे क्या मिल जाएगा, जो curved line है AB उसका कितना लेंथ है। We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and length correctly. So हमको क्या है ना, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि आप जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो या लेंथ मेजर कर रहे हो वो करेक्ट है या नहीं है। And we need some standard units and devices with which we measure these distances and can convey our result to other. तो ये और हमें क्यों ज़रूरी है कि हम स्टैंडर्ड यूनिट से अगर मेजर करते हैं या फिर किसी डिवाइस जैसे कि मीटर टेप है या फिर मीटर स्केल है, इसकी हेल्प से करते हैं, सो ये जो डिस्टेंस आएंगी वो प्रिसाइज होंगी और हम ये रिजल्ट्स जो हैं वो दूसरों तक कन्वे भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग थिंग्स अराउंड अस। तो अभी तक हमने क्या देखा, डिस्टेंसेस को मेजर कैसे करना है एंड
जो मेजरमेंट की अलग अलग यूनिट हैं। तो एंशियंट टाइम पे क्या यूनिट्स यूज किए जाते थे, एंड प्रेजेंट टाइम पे फॉर कन्वीनियंस एंड फॉर लेस एरर जो मेजरिंग यूनिट्स है, स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर आ गई। उसके साथ कुछ डिवाइस और भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस को मेजर कर पाते हैं। अब हम क्या देखेंगे, मूविंग थिंग्स अराउंड अस। सो हमारे सराउंडिंग में जो मूविंग थिंग्स हैं, लास्ट 2 चैप्टर्स में हमने देखा कि बॉडी मूवमेंट जो हो रहा है वो किसकी हेल्प से है, बोन्स की हेल्प से। एंड लिविंग थिंग्स का फीचर पढ़ा है कि वो मूव कर सकते हैं। बट हमने तो ये भी देखा था ना कि बसेज एंड कार्स जो नॉन लिविंग है वो भी मूव करते हैं, उनमें भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाके उनका पोजीशन चेंज होता है। दैट मीन्स कि कुछ और भी नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे हैं जो मूव करते हैं। सो अब उनमें क्या मोशन है, क्या बोला जाता है उसको, क्या अलग अलग टाइप्स हैं वो देखते हैं हम। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली। सो अपने सराउंडिंग में जो आपने रिसेंट में चीज़ें देखी उनको रिकॉल करना है। लिस्ट देम इन टेबल 10.4 एंड उसे क्या करना है, टेबल 10.4 में लिस्ट आउट कर देना है। These may include a school bag, a mosquito, a table, people sitting on chair or people moving about. So क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, घर पे जो सामान होता है, चेयर्स है, टेबल है, सोफा है, स्कूल बैग है, ये सब मिल सकता है। The list may also have a butterfly, a dog, a cow or your hands, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a swing machine, a wall clock और the hands of the clock. So इस लिस्ट में आप इतने सारे आइटम्स और ऐड कर सकते हो। Which of these are moving, which are at rest, and then उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है हमें कि कौन सी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही हैं एंड कौन सी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन में है। So how did you decide whether an object is in motion or at rest? So अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पर इतनी सारी ऑब्जेक्ट्स जो दी हुई हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट मूविंग है एंड कौन सी ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है। You might have noticed that the bird is not at the same place after some time. So कैसे पता चलेगा, बर्ड को अगर आप देखोगे तो उसकी प्लेस चेंज होती रहती है ना, वो अलग अलग ट्रीज पे जाते रहते हैं। तो इससे आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप कि जो बर्ड है वो अपना पोजीशन चेंज कर रही है। While the table is at the same place, बट टेबल या फिर चेयर या फिर बेड वो क्या है, सेम प्लेस पर ही है। On this basis, you may have decided whether an object is at rest or in motion. So हम इस बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है या मोशन पे है। रेस्ट दैट मीन्स कि वो मूव नहीं कर रहा है, एंड मोशन में है दैट मीन्स कि उसकी प्लेस चेंज या पोजीशन चेंज हो रही है। Let us look at the motion of an ant closely. So हम इस मोशन के बारे में पढ़ने के लिए एक ant का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि दिया हुआ है एक्टिविटी 6 में। Select a place where you find ants. तो ऐसी प्लेस देखना जहाँ पर आपको ants मिल जाएं। Spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it. So उसमें क्या करना, व्हाइट पेपर रखना एंड उस पर थोड़े से शुगर के पीसेस रख देना। Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of paper soon. So ants क्या है, शुगर को देख के अट्रैक्ट होंगे एंड कुछ ही टाइम में काफी सारी ants उस पेपर पर दिखेंगे आपको। For any one ant, try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled on the sheet of paper. So एक किसी एंट का आपको क्या देखना है, मोशन देखना है। तो उसके लिए क्या करोगे, उस एंट को जब उसने पेपर पे एंटर किया ना तो वहां पर मार्क बनाओ एंड वो जहां जहां क्रॉल करते जा रही है वहां पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करते जाओ। Keep marking its position after a few seconds as it moves along the sheet of paper. So वो जहाँ जहाँ मूव करती जा रही है पेपर की शीट पे वहाँ वहाँ आप मार्किंग करते जाओ। After some time, shake the paper free of the sugar and the ant. Then उसको क्या करो, पेपर को शेक कर दो जिससे कि शुगर पीसेस चले जाएंगे एंड एंड्स भी गिर जाएंगे उस पर। Connect the different points you have marked with arrows to show the direction in which the ant was moving. So वो जो आपने ड्रॉ की थी लाइन उस पर एक एरो बना दो जिससे आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये जो एंट्स हैं वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे थे।
Each point you have marked shows where the ant moved to. So हर एक पॉइंट क्या शो कर रहा है कि कहाँ पर एंट ने मूवमेंट शो किया था. इन इंटरवल्स ऑफ अ फ्यू सेकेंड. सो अलग अलग सेकेंड्स पे जो डैश लाइन है उससे यही शो हो रहा है ना कि पर सेकेंड कहाँ कहाँ वो मूवमेंट शो कर रही थी. मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, इजंट इट. तो मोशन क्या हो गया कि पोजीशन में चेंज हो रहा है. पोजीशन में चेंज कैसे हो रहा है? टाइम के साथ साथ पोजीशन में चेंज हो रहा है. जैसे हमने एंट का देखा कि वो हर एक सेकेंड में थोड़ा थोड़ा मूव कर रही थी, तो यहाँ इनिशियली स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंच गई. In activity 5, where did you place an object like a clock, a swing machine or an electric fan in your grouping of objects? So, आपने ये जो ऑब्जेक्ट है जैसे फैन है, वॉच है, क्लॉक है होती है, स्विंग मशीन है, उसको कहाँ पर रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में या फिर ऑब्जेक्ट्स इन मोशन में. सो अगर आप क्या बात करोगे, हाउस, टेबल, ये तो क्या रेस्ट में सिंपली, बट क्लॉक तो आप बोलोगे कि उसमें टाइम आ रहा है अलग अलग, बट वो क्लॉक नहीं मूव कर रही है. क्लॉक तो क्या रेस्ट कंडीशन पर है. मूव क्या करता है? जो क्लॉक में सेकेंड्स और मिनट का हैंड होता है वो मूवमेंट शो कर रहा है, ना कि क्लॉक. एंड बाकी अगर हम एग्जांपल देखें कि इलेक्ट्रिक फैन जो है, तो फैन की जो विंग्स है ना वो मूवमेंट शो करते हैं, बट फैन तो वॉल पे फिक्स है. सेम स्विंग मशीन के साथ है कि स्विंग मशीन की जो निडल है या फिर उसमें साइड में जो व्हील होता है उसमें मूवमेंट होता है. तो ये जो तीनों चीजें हैं वो आएंगी कहाँ पर? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में. ऑब्जेक्ट इन मोशन में क्या आएगा? स्विंग मशीन का व्हील एंड निडल, क्लॉक के हैंड्स एंड इलेक्ट्रिक फैन के भी हैंड्स और विंग्स. आर दीज ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जा रहे. नो. डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स? बट आप इनके कुछ पार्ट्स में तो मूवमेंट देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर सकते हो. द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. क्लॉक के हैंड्स हुए या फिर फैन की जो ब्लेड्स या फिर विंग्स होते हैं उनमें तो मूवमेंट होता है. हाउ आर दे मूविंग? वो कैसे मूव कर रहे हैं? Is their movement similar to that of an ant on a train or a train? So ये जो दिए हुए हैं डिवाइसेस, इनमें जो मूवमेंट हो रही है वो क्या एंट या फिर ट्रेन के जैसे है? सो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि नहीं है. क्यों नहीं है? ये देखो यहाँ पर एंट क्या कर रही है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रही है. बट अगर आप वॉच देखोगे तो वो सेकंड का हैंड जो है वो कंटिन्यूसली उस वॉच में ही बस घूमता रहता है, या फिर मिनट का हैंड जो है वो घूम रहा है. दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों जो मिनट एंड सेकंड के हैंड्स हैं वो मूव कर रहे हैं. बट क्लॉक अगर आप हैंड में पहने हो तो वो हैंड पे ही रहेगी, आपने वॉल पे फिक्स कर दिया तो वो वॉल पे ही फिक्स्ड रहेगी. दैट मीन्स कि वो मूव नहीं करते. Let us now look at some types of motion to help us understand these differences. तो ये differences पता करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? अब कुछ टाइप के मोशंस के बारे में पढ़ते हैं. वो क्या है? टाइप्स ऑफ मोशन. तो मोशन का मतलब तो अभी आपको समझ आ ही गया है ना कि जो मूवमेंट है वो क्या है? मोशन है. अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? टाइप ऑफ मोशन. You may have observed the motion of a vehicle on a straight road. So straight road पे आपने कोई vehicle move कर रहा है, या फिर march past off shoulders in a parade or the falling of a stone. So stone गिर रहा है कहीं ऊपर बिल्डिंग से या माउंटेन से, या फिर जो shoulders होते हैं वो परेड करते हैं. ये सब अगर आपने देखा है तो आप इजीली ये वाला टाइप का जो मोशन है वो समझ सकते हो. तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? आपको पहले से पता है क्या कि ये कौन सा टाइप का मोशन होता है? सो ये क्या है, इसमें देखो आप एक लाइन में जा रहे हैं, ये लोग भी कितना प्रॉपरली लाइन में ही जाते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन में. सो स्प्रिंटर्स इन अ 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक. और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो 100 मीटर रेस होती है उसमें जो रेसर है वो भी क्या करता है? स्ट्रेट ट्रैक फॉलो करता है. कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग? तो आप अपने सराउंडिंग में से इस टाइप के और एग्जाम्पल सर्च कर सकते हो क्या? सो क्या हो जाएंगे कि एलिवेटर जो होता है ना, लिफ्ट्स होती हैं, सो वो भी क्या स्ट्रेट मूव करती है, टॉप टू बॉटम ही जा रहे हैं. देन अगर इंक्लाइन पाथ से आप बॉल को रोल करोगे तो वैसे जिगजैग तो नहीं मूव करती ना, वो भी क्या करती है? स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं. एंड कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर आप यहाँ स्टोन का पीस का एग्जांपल दिया है, अगर आप कोई मेटल ऑब्जेक्ट भी ऊपर से फेंकोगे तो वो भी क्या होगा?
स्ट्रेट नीचे आएगा, एक सीधा मूवमेंट फॉलो करेगा। टैप से जो वाटर आ रहा है वो भी क्या है, एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है। सो ये सब क्या एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है? बहुत सिंपल नहीं हो गया कि ये कौन सा मोशन होना चाहिए, स्ट्रेट मोशन, बट इसका नेम डायरेक्टली स्ट्रेट मोशन नहीं है, थोड़ा सा अच्छा नेम है। जैसे आप लोगों के भी नेम होते हैं ना, कई बार कॉमन नेम है, तो स्ट्रेट मोशन अगर हम बोल देंगे तो बहुत कॉमन हो जाएगा, तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए। इस मोशन का नेम क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। In all these examples, we see that the objects move along a straight line. So हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे जो objects हैं वो straight line में move कर रहे हैं। Thus, type of motion is called rectilinear motion. इसीलिए ये linear का मतलब क्या होता है ना, एक single line, एक straight line में जाना, इसलिए इस टाइप के मोशन को क्या बोला हुआ है, rectilinear motion. Now, activity 7. अब हमने एक टाइप का मोशन तो देख लिया, वो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट मोशन हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 7 में। टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड ड्रिल इट विथ योर हैंड। एक स्टोन को एक धागे से बांधना है और उसको घुमाना है। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जब आप उस थ्रेड को मूव करोगे ना तो वो एक सर्कुलर पाथ पकड़ लेगा। In this motion, the distance of the stone from your hand remains the same. So इस motion में क्या रहता है ना कि जो stone की distance है वो आपके hand से similar होगी। This type of motion is called circular motion. And इस type का जो motion है जहाँ पर object क्या है, एक circle वाला path जो है वो follow कर रही है, that is why ये कौन सा motion हो गया, circular motion. The motion of a point marked on the blade of an electric fan or the hands of a clock are example of circular motion. तो वॉच का या फिर क्लॉक का हम एग्जाम्पल देखें, उस पर भी जो मिनट्स एंड सेकंड वाले हैंड है वो क्या है, सर्कुलर मोशन फॉलो करते हैं, बिकॉज वो एक पॉइंट पर फिक्स हैं एंड दूसरे पॉइंट से मूव कर रहे हैं, एंड हर एक पॉइंट का जो आउटर पॉइंट का डिस्टेंस है वो सेंटर पॉइंट से सेम होता है। The electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another. But electric fan and clock क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, वो अपनी प्लेस पर ही हैं, बट उनका कुछ पार्ट जो है वो मूव कर रहा है। But the blades of the fan rotates and so do the hands of the clock. तो ब्लेड्स भी मूव कर रहे हैं एंड क्लॉक के हैंड्स भी रोटेट कर रहे हैं। If we mark a point anywhere on the blades of the fan or the hands of clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. So initially जब फैन ऑफ है उस टाइम पे जो ब्लेड्स का गैप है ना, डिस्टेंस है, लेंथ है, उतनी ही कब रहेगी जब वो फैन रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। In some cases an object repeats its motion. अच्छा, अभी यहाँ पर नेक्स्ट टाइप का मोशन आ रहा है। तो सेकेंड टाइप का मोशन हमने क्या पढ़ा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट पर अटैच्ड है एंड उसका जो दूसरा एंड है वो मूव कर रहा है। इसके एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, बहुत कॉमन, कि जो व्हीकल्स में या फिर बुलक कार्स में व्हील होता है उसका जो मूवमेंट है वो सर्कुलर मोशन है। वॉच एंड फैन का एग्जाम्पल तो देख ही लिया। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। अर्थ जो सन के रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन कर रही है वो भी क्या है, एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप का मोशन आता है क्या, In some cases, an object repeats its motion after some time. तो कुछ conditions में क्या होता है कि कोई object जो है वो अपना motion क्या है, repeat करते हैं मतलब this type of motion is called periodic motion. जैसे ये swing देखो आप, ये swing क्या है, आगे जा रहा है and then वापस पीछे आएगा, तो ये क्या है, same motion को repeat कर रहा है। Now टेक अ स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग दैट यू यूज इन एक्टिविटी 7। सो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है कि जो आपने लास्ट एक्टिविटी 7 में एक स्टोन को थ्रेड से बांधा था ना, तो वही सेम चाहिए। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। देन उसके बाद क्या करना है, स्ट्रिंग को होल्ड करना है अपने हैंड में एंड उसको हैंग कर देना है। वो क्या बन जाएगा, एक पेंडुलम बन जाएगा। Pull the stone to one side
विथ द अदर हैंड एंड लेट इट गो। देन उसके बाद क्या करना है, स्टोन को पुल करके उसको वन साइड पहले मूव करना है। जैसे आप यहाँ पर देखो, अगर स्टोन को पुल करके वन साइड मूव करना है एंड ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है। नाउ द पेंडुलम इज इन मोशन, तो वो जो पेंडुलम बना था स्टोन की हेल्प से वो क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो यही क्या है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। अ ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, motion of a child on swing, strings of guitar or the membrane of drums being played are all examples of periodic motion where an object or a part of it repeats its motion after a fixed interval of time. So यहाँ पे बहुत सारे examples दिए हैं, ये सब क्या है, periodic motion के example है, जैसे कि गिटार प्ले हो रहा है या फिर पेंडुलम का जो मूवमेंट है, ट्रीज की ब्रांचेस मूव टू एंड फ्रो कर रही है एक ही पोजीशन पर फिक्स्ड। सो ये सब क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन है। इसके अलावा पीरियोडिक मोशन के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जो स्विंग होते हैं वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन शो कर रहे हैं। उसके बाद सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है। सो बहुत सारे और कॉमन एग्जाम्पल आपको सराउंडिंग में देखने को मिल जाते हैं। Did you observe a swing machine as a part of activity 5? तो आपने जो एक्टिविटी 5 में स्विंग मशीन के बारे में देखा, उसमें क्या था कि मशीन तो स्टैटिक एक प्लेस पर सिचुएटेड है, बट उसका जो व्हील है वो मूव करता है। You must have observed that it remains at the same location while its wheel move with a circular motion। तो वो स्विंग मशीन जो है वो तो फिक्स्ड रहती है, बट उसका व्हील मूव करता है। It also has a needle that moves up and down continuously। तो उसमें एक और चीज क्या है, नीडल है जो कि कंटिन्यूसली अप डाउन मूव कर रही है। As long as the thread as the wheel rotates, isn't it? So वो जो नीडल है वो कब तक मूव करती है, जब तक कि व्हील रोटेट हो रहा है। This needle is undergoing a periodic motion। सो ये जो नीडल है उसमें क्या हो रहा है, पीरियोडिक मोशन है, सेम टाइम से ऊपर नीचे वो हो रही है। हैव यू ऑब्जर्व्ड क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल अलोंग द ग्राउंड, हियर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड। सो कभी आपने बॉल को ग्राउंड पे मूव करते हुए देखा हो, तो वो क्या कर रही है, ग्राउंड पे रोल करती है, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द ग्राउंड। दैट मीन्स कि बॉल जो है वो रोटेट भी कर रही है एंड ग्राउंड पे आगे मूव भी कर रही है। Thus, the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion। So यहाँ पर जो बॉल है वो दो टाइप के मोशन साथ में परफॉर्म कर रही है। एक मोशन तो हो गया क्या, रेक्टिलीनियर, जो हमने फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन पढ़ा, दैट मीन्स कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। एंड दूसरा क्या हो गया, रोटेशनल मोशन, दैट मीन्स कि वो रोटेट हो रही है। Can you think of other examples where objects undergo combinations of different type of motion? So आप कोई और examples भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो क्या, जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर दो टाइप के मोशन परफॉर्म कर रही है। तो उसमें क्या आ जाता है, बाइसिकल आ सकती है कि बाइसिकल के जो व्हील्स हैं वो क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं एंड बाइसिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि अगर आप बाइसिकल को मूव कर रहे हो, चला रहे हो, तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो जा ही रहे हो, साइड बाय साइड जो व्हील्स हैं वो भी मूव करेंगे। उसके अलावा जो ड्रिल होती है जो कारपेंटर यूज करते हैं, उसमें भी क्या है, रोटेटरी मोशन होता है एंड ट्रांसलेटरी होता है। दैट मीन्स रोटेशन हो रहा है, ड्रिल घूम रही है एंड वहां पर होल हो रहा है। सो दो टाइप के मोशन हो रहे हैं। वो जो पियर्स होती है ना, वो कौन सा मोशन हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन। देन पुली को जब आप ड्रॉ करते हो, वाटर ड्रॉ करने के लिए उस पर आप रोप लगाते हो, तब भी उस टाइम पे दो मोशंस होते हैं, रोटेटरी होता है और एक ट्रांसलेटरी होता है। ट्रांसलेटरी में जो चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि जो बकेट ऊपर आ रही है ना वो। फिर यहाँ पर हमें और एग्जाम्पल्स मिल गए कि जहाँ पर कॉम्बिनेशंस ऑफ मोशन हो रहे हैं। इसके अलावा भी आप अपने सराउंडिंग में देखोगे ना, तो आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर साइमल्टेनियसली दो टाइप के मोशंस परफॉर्म हो रहे हैं। We did many measurement activities and discussed some kinds of motion। So हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की एंड कुछ टाइप के मोशंस के बारे में पढ़ा। We saw that motion is a change in the position of an object with time। एंड ये तो हमने पढ़ा है कि सबसे कॉमन की मोशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज है टाइम के साथ।
द चेंज इन दिस पोजिशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट। एंड ये चेंज जो पोजीशन में हो रहा है वो कैसे डिटरमाइन हुआ कि डिस्टेंस के मेजरमेंट से डिटरमाइन किया। डिस्टेंस कैसे मेजर की? डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल और स्केल मेजर किया। दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज। एंड एक और चीज़ क्या पता चली कि कोई मोशन कितना फास्ट है या फिर स्लो है। जैसे फैन है तो फैन में एक स्पीड एडजस्ट करने का ऑप्शन आता है या नहीं आता है, तो वो देख सकते हैं ना कि बहुत फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है। द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड, अ बटरफ्लाई सिटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, अ रिवर फ्लोइंग, एन एरोप्लेन फ्लाइंग, moon going around the earth, and blood flowing inside our bodies show that there is motion everywhere around us. So हमारे सराउंडिंग में, इवन हमारी बॉडी में भी हमने बॉडी मूवमेंट्स पढ़े थे, तो मोशन क्या है हमारे सराउंडिंग में हर एक जगह है। एंड यहाँ पर तो क्या इवन नॉन लिविंग थिंग्स भी मूव कर रही है, जैसे कार है, व्हीकल्स है, स्विंग है। सो इन सब में भी क्या है, यहाँ पर मूवमेंट है। दैट मीन्स कि मूवमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हर एक जगह प्रेजेंट है। फाइन, तो ये चैप्टर की रीडिंग यहाँ पर एंड होती है। एंड करने से पहले हम यहाँ पर क्या देख लेते हैं और कि बूझो क्या है बोल रहा है। बूझो इज नॉट श्योर वाई वी से दैट द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड इज द सेम व्हेन वी रील इट अराउंड। सो बूझो को क्या बोल रहा है ना कि जो आप स्टोन एक टाई करके उसको घुमा रहे हो ना अपने हैंड से, तो वो उसकी डिस्टेंस क्यों नहीं चेंज हो रही है। सो कैन यू हेल्प हिम अंडरस्टैंड दिस। आप इसको हेल्प कर सकते हो, यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है। रिमेंबर दैट द स्टोन इज हेल्ड विथ अ स्ट्रिंग, कि क्या है ना कि उस स्ट्रिंग का एक पॉइंट कहाँ पर फिक्स है, आपके हैंड में फिक्स है, एंड दूसरा एंड जो है थ्रेड का वो कहाँ पर है, स्टोन से टाई है। दैट मीन्स कि ये अगर आप इसको घुमाना स्टार्ट करोगे, स्विल करना, तो ये क्या होने लगेगा, सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा। एंड सर्कुलर मोशन वाली कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती है। एक पॉइंट पे जब फिक्स रहेगा ना तो डिस्टेंस चेंज होने का आता ही नहीं है बात। दैट इज वाई बूझो का जो शॉर्ट था आपकी हेल्प से उसको आई होप क्लियर हो जाएगा। एंड इन केस आपको अगर कोई डाउट्स होते हैं, बीच में समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो। सो हमने चैप्टर में मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स को। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। सो वाटर, एयर एंड लैंड पे कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उसका एग्जाम्पल बताना है हमें। सो सबसे पहले तो लैंड बहुत कॉमन है। यहाँ पर क्या क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, बसें है, ट्रेन, कार, ट्रक, तो बहुत सारे हैं। तो इनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। देन वाटर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो शिप है, बोट है, तो कॉमन ये है, तो हमने इनके नेम लिख लिए। देन एयर ट्रांसपोर्ट की बात करनी है तो एयर में क्या आ जाता है, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये हो जाएगा क्या, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एयर। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जहां पर आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। सो फर्स्ट क्या है, 1 मीटर इज। सो 1 मीटर में क्या होता है, हमने चैप्टर के बीच में देखा था कितने 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। देन उसके बाद दिया हुआ है कि 5 किलोमीटर इज। सो 1 मीटर तो हमें समझ आ गया कि 100 मीटर है, क्योंकि आपने क्या देखा था कि स्केल का जो 1 मीटर पार्ट है उसके बीच में क्या होता है ना, 100 सेक्शंस होते हैं। वो 100 सेक्शंस क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। देन 5 किलोमीटर में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितने मीटर्स हैं, तो ये होता है कि 1 किलोमीटर में जो है ना 100 पार्ट्स होते हैं, 1000 पार्ट्स होते हैं 1 किलोमीटर में। सो अगर 1 किलोमीटर में 1000 पार्ट्स हैं तो 5 किलोमीटर में कितने पार्ट हो जाएंगे, सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 पार्ट्स, एंड वो पार्ट्स क्या है, मीटर। तो यहाँ पर आ गया क्या, 5000। थर्ड वन इज मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज। तो चाइल्ड का जो मोशन है ना स्विंग पे, वो कौन सा है, पीरियोडिक मोशन है, बिकॉज वो स्विंग क्या परफॉर्म कर रहा है, पीरियोडिक मोशन, एक टू एंड फ्रो सेम पाथ फॉलो कर रहा है बार बार, तो वो क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन। देन फोर्थ क्वेश्चन इज मोशन ऑफ द नीडल ऑन अ स्विंग मशीन इज। तो नीडल का जो मोशन है वो भी क्या है, सेम, बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज मोशन ऑफ व्हील ऑन अ बाइसिकल। तो सिंपल है, व्हील तो क्या है, गोल गोल घूम रहा है, तो वो कौन सा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कैन अ पेस
और फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। सो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम फुट स्टेप या फिर पेस जो है वो क्यों नहीं यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना कि देखो, आप अगर अपने फुट स्टेप से मेजर कर रहे हो तो हर एक स्टूडेंट का या हर एक पर्सन का फुट स्टेप का साइज जो है वो अलग अलग होगा ना। तो उस अलग अलग साइज में हमें रूम का एक्चुअल जो लेंथ है वो नहीं पता चलेगा। एंड अगर लेंथ पता चल भी गया कि सबका सपोज आपने 10 स्टूडेंट्स ऐसे देख लिए कि जिनके फुट की हेल्प से पूरा लेंथ जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 फुट आ रहा है। बट अब वो 1 फुट का डिस्टेंस कितना है उसको मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक स्टैंडर्ड यूनिट तो चाहिए ही होगी। हम सिर्फ ऐसे तो नहीं बता सकते कि इतना स्ट्रिंग या फिर इतना फुट इस रूम का लेंथ है। उसके लिए कुछ सेंटीमीटर या मीटर या फिर किलोमीटर्स में डिस्टेंस बताना ज़रूरी है। तो प्रिसाइज के लिए एरर ना हो एंड एक यूनिवर्सल डिस्टेंस रहे कि हाँ भाई इस रूम का लेंथ ये है, फाइन। इसीलिए क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते हैं, ना कि फुट स्टेप का। एंड ये तो चलो एक रूम की बात हुई, बट अगर आपको किसी प्लेस का डिस्टेंस बताना है कि आपके सिटी से आपका जो टाउन है, नेटिव टाउन फॉर एग्जांपल आपकी ग्रैंड मदर रहती है वहां पर, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो अब वो बहुत सेवरल किलोमीटर्स हुआ, फॉर एग्जाम्पल 150 किलोमीटर्स है। सो 150 किलोमीटर्स बताना ईजी है, बट अगर आप बोलोगे ना कि नहीं उसको चलने के लिए 10,000 स्टेप्स चाहिए थी, 10,000 स्टेप्स है, सो ये कहाँ का कैलकुलेशन हुआ। सो वो वैलिड नहीं है, वो अप्रूवल नहीं है एंड वो इतना प्रिसाइज नहीं है। दैट इज वाई स्टैंडर्ड यूनिट यूज की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पर कुछ लेंथ दी हुई है, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या दिया है, 1 मीटर है, सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर एंड 1 मिलीमीटर। तो आपने अगर ये पहले पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि मिलीमीटर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, देन सेंटीमीटर, देन मीटर एंड देन किलोमीटर होता है। इन केस नहीं पता है ना तो देखो आप ये नोट डाउन कर लो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो गया एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 मिलीमीटर। तो अगर हमें 1 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ये 100 और इस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 1000 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर हमने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा कितना होता है, 1000 मीटर। तो ऐसे ही अगर 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये दोनों 1000 को मल्टीप्लाई, तो ये आ गए 000। क्लियर है। 1 मीटर जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट्स है ना, तो देखो 1 मीटर जो है वो 100 किलोमीटर सेंटीमीटर के इक्वल होता है एंड 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, ये गिवन है। एंड एक और क्या गिवन है कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है। बट इन केस हमें पता करना है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो गया क्या, 100 एंड देन 1 सेंटीमीटर को, वो जो 100 सेंटीमीटर है ना उसको क्या करेंगे, 10 मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो कभी भी आपको लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट पे जाना हो तो क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ये जो क्रॉस साइन है मल्टीप्लाई किया जाता है। फाइन। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 मीटर है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, मिलीमीटर। फाइन। तो हम सबको क्या करेंगे, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर हो गया, 1000 मिलीमीटर। देन उसके बाद क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर है, ये, एंड यहाँ तो सिंपल 1 मिलीमीटर है, तो सबसे कम क्या है 1, देन ये 10 मिलीमीटर, फिर ये 1000 मिलीलीटर एंड देन ये क्या हो गया 10 मिलीमीटर। फाइन। सो ये 1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, ये आ जाएगा क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देन कौन सा क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.6 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। सो एक किसी पर्सन की हाइट दी हुई है, क्या यहाँ पर मीटर में दी है, आपको किस में बताना है, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में। तो
तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 1.65 मीटर किस में कन्वर्ट करना है आपको, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में। यहाँ पर हम करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट एंड यहाँ पर करेंगे क्या, मिलीमीटर में कन्वर्ट। कैसे होगा, अब 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर है। तो सिंपली 1.65 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 16500। अब ये जो 0.65 के आगे वो हमने यहाँ लगा दिया, तो कितना हो गया, 165 सेंटीमीटर। देन मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स, 1000 मिलीमीटर्स। देन 1.65 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1650 मिलीमीटर्स। तो ये आ गया हमारा मिलीमीटर में आंसर एंड ये आ गया क्या, सेंटीमीटर में आंसर। सो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है। लार्जर यूनिट है उससे स्मॉलर यूनिट में आना है, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई एंड मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी कन्वर्जन ही है। द डिस्टेंस बिटवीन राधा's home and her school is 3250 मीटर। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस दी हुई है ना, ये किस में है, मीटर में है। इसको क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब आप यहां देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन ये है मीटर में, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन किलोमीटर। तो जब हम यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, स्मॉलर यूनिट हो गई मीटर, इससे किलोमीटर में जा रहे हैं। ये क्या है, स्मॉल एंड ये है लार्जर यूनिट। तो क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं एंड जब लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर टू मीटर, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको इससे पता तो चल ही गया है कि स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट क्या है। तो हम यहाँ पर स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट पे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 1000 से डिवाइड करेंगे। क्या हो जाएगा, 3250 अपॉन 1000। अब ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 1 to 0 है, तो हमने क्या लगा दिया, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दिया। आंसर कितना आ गया, 3.25 किलोमीटर्स। फाइन, सिंपल है ना ये क्वेश्चंस। अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर उसे सॉल्व कर रही हूँ, बट आपको स्टेटमेंट जो है ना वो लिखना है। बिना स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होते। देन उसके बाद है क्या, 7th क्वेश्चन, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ निटिंग नीडल the reading of the scale at one end is 3.0 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter. Then what is the length of the needle? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक निटिंग नीडल की ना लेंथ फाइंड आउट करने के लिए रीडिंग जो आ रही थी स्केल पे, एक साइड आ रही थी 3 एंड दूसरी साइड जो आ रही थी वो क्या आ रही थी कि 33.1 सेंटीमीटर हो रहा था। सो ये दो नीडल्स का जो क्या है ना, हम डिफरेंस निकाल लेंगे। दैट मीन्स कि दोनों रीडिंग्स को आपस में माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, निटिंग जो नीडल है उसका डिस्टेंस आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी। तो क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ पर 33.1 माइनस 3 सेंटीमीटर, तो ये क्लियर हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, 33.1 माइनस 3, सिंपल है। देन उसके बाद क्या करना है, 8th क्वेश्चन है, write the similarities and differences between the motion of a bicycle and ceiling fan that has been switched on. So यहाँ पर किसके मोशन में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बताना है कि एक मोशन ऑफ बाइसिकल और एक फैन के बीच में की जो कि स्विच्ड ऑन है। तो सिमिलैरिटीज क्या हो जाएंगी, सबसे पहले तो कि दोनों ही क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट से अटैच है। जो व्हील है वो भी एक सेंटर पॉइंट पे अटैच्ड है एंड सीलिंग फैन भी, तो दोनों क्या फॉलो कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहे हैं।
अब डिफरेंस क्या हो जाएगा कि बाइसिकल एंड सीलिंग फैन में, सीलिंग फैन जो है वो एक प्लेस पर ही है, मूव नहीं कर रहा है, उसकी सिर्फ ब्लेड्स मूव कर रही हैं। बट बाइसिकल क्या है, अगर आप उसको चला रहे हो तो वो लीनियर मोशन फॉलो कर रही है, बट फैन जो है वो लीनियर मोशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा क्या, डिफरेंस। सिमिलैरिटी में दोनों सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहे हैं एंड डिफरेंस में बाइसिकल लीनियर मोशन भी फॉलो कर रही है बट फैन लीनियर मोशन फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why would you not like to use a measuring tape made of an elastic material like rubber to measure distance? So आप distance measure करने के लिए जो measuring tape बनता है उसको elastic material का क्यों नहीं बना सकते? What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with such a tape? So elastic tape क्या होगा ना, stretch हो सकता है, वो स्ट्रेच हो जाएगा, जैसे रबर बैंड होते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं ना, तो उसकी जो लेंथ है वो आप जब उसको स्ट्रेच करोगे तब कुछ और आएगी एंड जब आप उसको ऐसे नॉर्मली फ्री छोड़ दोगे तो लेंथ कुछ और हो जाएगी। तो वो क्या है, करेक्ट मेजरमेंट नहीं देगा। सो हम इसीलिए क्या करते हैं, इलास्टिक टेप को यूज नहीं करते। अब इससे और क्या प्रॉब्लम हो सकती है दूसरों को बताने में, तो क्या होगा ना कि जब वो स्ट्रेचिंग भी क्या है अलग अलग हो सकती है। रबर बैंड भी देखो आप, कई बार 2 फोल्ड्स होते हैं, कई बार 3 फोल्ड्स हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, डिफरेंट लेंथ्स आएंगी, तो वो क्या रहेगा, प्रिसाइज नहीं रहेगा एंड उसमें भी एरर्स रहेंगे। दैट इज वाई हम स्ट्रेचेबल टेप नहीं यूज करते हैं, नॉन स्ट्रेचेबल मटेरियल यूज किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। सो पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स बताने तो बहुत सिंपल है। पेंडुलम का मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन है, स्विंग का मोशन पीरियोडिक मोशन है, अर्थ जो सन के अराउंड रोटेट कर रही है वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम फिक्स्ड है ना, उस टाइम में वो रिपीट होता है मोशन। एंड जो रॉकिंग चेयर होती है ना वो भी क्या पीरियोडिक मोशन फॉलो करती है। सो बहुत सारे और एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जो पीरियोडिक मोशन फॉलो करते हैं। सिंपली पीरियोडिक मोशन में हम कहाँ कंसिडर करते हैं, जहां पर उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है। जैसे कि इसको अभी हम डायग्राम से देखिए, पीरियोडिक ये एक फिक्स्ड पॉइंट है एंड ये एक पेंडुलम है, तो ये पॉइंट हो गया क्या ए एंड ये पॉइंट हो गया क्या बी। सो ये पेंडुलम यहाँ मूव करेगा एंड देन यहाँ भी मूव करेगा। तो जितना टाइम उसको सपोज 1 सेकेंड ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक जाने में लग रहा है, तो अगर उसको ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए भी कितना लगना चाहिए, 1 सेकेंड। सो इक्वल टाइम लगता है, दैट मीन्स कि क्या है, ये पीरियोडिक मोशन है एंड ये क्या करता है ना, सिर्फ इतना ही पाथ फॉलो करता है और कहीं आगे नहीं घूमता है, इसलिए ये क्या है, पीरियोडिक है। अगर ये पूरा सर्कुलर राउंड में घूम जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। फाइन, ये क्या है, पीरियोडिक मोशन। दैट मीन्स कि वो इक्वल टाइम लेता है दोनों साइड मूव करने में। तो वैसे ही क्या है, सन भी इक्वल टाइम लेता है डे एंड नाइट के लिए। दैट इज वाई क्या हो जाएगा, जो मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन है वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है। सो यहाँ पर क्या है, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। इन केस अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कन्वर्जन में कोई भी इशू आता है या फिर कोई और चीज में क्वेरीज हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आप केयरफुली इसको पढ़ो एंड थैंक यू।